गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है डेथ ऑफ ए पार्टनर। चैप्टर नंबर है आपका 5। रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर का चैप्टर चल रहा है आपका। आपने पीछे क्वेश्चन कर लिए हैं 57 तक, लगभग सभी क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए होंगे। ठीक है, तो आज मैं आपको इसके लास्ट टॉपिक के बारे में बता रहा हूँ। टॉपिक का नाम है डेथ ऑफ ए पार्टनर। देखिए, रिटायरमेंट और डेथ में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा ही फ़र्क है। क्योंकि देखिए, रिटायरमेंट में तो पार्टनर जो है ना, साल के अभी तक हमारा दिखा रहा था कि एंड में रिटायर हो रहा है प्रेयर नोटिस दे करके, तो हमारे को प्रॉफिट को कैलकुलेट करने की कोई समस्या नहीं आई। कहते हैं कई बार ऐसा भी तो पॉसिबल हो सकता है कि किसी पार्टनर की डेथ साल के बीच में हो जाती है, 3 महीने के बाद या 6 महीने के बाद या 4 महीने के बाद या 5 महीने के बाद या 1 महीने के बाद डेथ हो जाती है। तो हम उस 1 महीने भी तो उसने जो काम किया है उस 1 महीने का भी तो हमारे को उसे प्रॉफिट देना पड़ेगा। यहाँ बस वो यही नई बात है कि आपको वो प्रॉफिट को फाइंड आउट कैसे करना है। बाकी सभी केसेस आपके रिटायरमेंट की तरह ही हैं। जब कोई पार्टनर रिटायर होता है या उसकी डेथ होती है तो एक तो उसे क्या क्या चीज़ों को लेने का अधिकार है, उसे क्या क्या अमाउंट लेने का अधिकार है, आपको मालूम है। एक तो उसे कैपिटल लेने का राइट है, दूसरा उसके हिस्से की गुडविल चाहिए, तीसरा उसके रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस जो भी है वो उसको मिलेगा, चौथा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस को डिवाइड किया जाएगा, बिल्कुल सेम रिटायरमेंट की तरह। कोई भी नई बात नहीं है। नई बात जो आपकी आने वाली है वो केवल यही है कि जो पार्टनर मरा है उसके हिस्से का प्रॉफिट आप फाइंड आउट कैसे करेंगे। देखिए, मैं बता देता हूँ। जब भी कोई पार्टनर मरता है तो उसके हिस्से का जो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट है उसको 2 तरीके से निकाल सकते हैं। पहला आता है ऑन टाइम बेसिस और दूसरा आता है ऑन टर्नओवर या सेल्स बेसिस। ठीक है, तो इस बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि टाइम बेसिस पर हम कैसे उसके हिस्से का प्रॉफिट निकालते हैं। ठीक है, और बाकी सब चीज़ें उसकी सेम रहेगी, कोई भी नई चीज़ नहीं है। मैं आपको बार बार रिपीट करके बता रहा हूँ। ये हमारा जो मेन टॉपिक है वो यही है कि टाइम बेसिस पर आप उसके हिस्से का प्रॉफिट निकालेंगे कैसे। ठीक है, कहता है आपको इस क्वेश्चन के अंदर करना क्या होगा। जब आपके पास इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है तो हमें क्या करना होगा, उसके पीछे के सालों के एवरेज प्रॉफिट के बेस पर ही क्या करना होगा, उसके हिस्से का प्रॉफिट निकालना होगा। मैं आपको निकाल के बताता हूँ कि किस तरीके से हमें उसके हिस्से का प्रॉफिट निकालना होगा। देखिए, सपोज कर लीजिए कि क्वेश्चन में आपको या तो वो बोलेगा कि आप पिछले 2 सालों का या 3 सालों का एवरेज प्रॉफिट का तरीका यूज़ कीजिए, या बोलेगा कि लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेस पर। मान लीजिए अगर लास्ट ईयर में आपका जो प्रॉफिट था वो था 60,000 का। लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना दे दिया, 60,000 का। और जो हमारा पार्टनर है वो 30 जून को सपोज कर लीजिए मर जाता है, यानी कि 3 महीनों के बाद मर जाता है। तो अब हम उस 3 महीने का प्रॉफिट निकालेंगे। ठीक है, और ये भी मान लेते हैं कि 3 पार्टनर थे, पार्टनर ए, बी और सी, और ये सपोज कर लेते हैं कि इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो 5:3:2 था। अब आप कैसे निकालेंगे। आपको ये पता है कि लास्ट ईयर में 60,000 रुपये प्रॉफिट था और वो 30 जून को मरा है, तो हमारे को 3 महीने का प्रॉफिट निकालना है टाइम बेसिस के ऊपर। इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम बेसिस के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, प्रॉफिट निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे, बड़ा ही आसान है, समझिएगा बात को। कहता है लास्ट ईयर आपका 60,000 प्रॉफिट था, तो अगर ये 12 महीने का प्रॉफिट आपका कितना रहा, 60,000 का रहा, तो 1 महीने का प्रॉफिट आपका कितना रहा, 60,000 डिवाइड में 12 यानी कि 5,000 का। तो ये 3 महीने के बाद मरा है, तो 3 महीने का प्रॉफिट कितना हो जाएगा। जब 1 महीने का 5,000 प्रॉफिट है तो 3 मंथ्स का प्रॉफिट आपका कितना हो गया, 15,000 रुपीज हो गया। क्लियर है। तो हमें ये पता लग गया कि हमने प्रॉफिट निकाल लिया टाइम बेसिस के बेस पर कि 3 महीने का जो प्रॉफिट है वो 15,000 रुपये है। ध्यान रखना, ये मरने वाले पार्टनर का नहीं है। हम ये मान लेते हैं कि सी की डेथ हो गई है, ये तो 3 महीने का तीनों का प्रॉफिट है, और हमने ये माना है कि सी का हिस्सा 2/10 है। तो इस 15,000 रुपये में से सी का हमारे को प्रॉफिट का शेयर निकालना है, जिसका अमाउंट बनता है कितना, 3,000 रुपीज। क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट को फाइंड आउट करते हैं। इस बेस को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम बेसिस बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें जो एक नई और लास्ट चीज आने वाली है वो ये है, कहता है
कि क्या पार्टनर्स ने सी के मरने के बाद अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज किया है या नहीं किया। इसके दो केस है। पहला केस मान लेते हैं उन्होंने कोई भी चेंज नहीं किया है, तो अब हम इस 3000 रुपये के प्रॉफिट की एंट्री क्या करेंगे। जब कोई भी चेंज नहीं है तो आप सिंपली ये लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जो सी पार्टनर जा रहा है, हम क्या करेंगे उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे कितना अमाउंट 3000 रुपीज। ये आपका है केस नंबर 1। ओके, दूसरा कहता है जब उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज आ जाता है, व्हेन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो जब चेंज आ जाता है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इनका गेनिंग रेशो निकालेंगे। क्वेश्चन में क्लियरली गिवन होगा आपके पास। सबसे पहले आप क्या करेंगे, गेनिंग रेशो निकालेंगे और फिर क्या करेंगे, हम बिल्कुल सेम पहले की तरह ही करेंगे। गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जो डिक्रीज्ड पार्टनर है, जो मर चुका है, जो मर गया उसको डिक्रीज बोलते हैं, ठीक है। हम उसके अकाउंट में क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे टू सीज कैपिटल अकाउंट। ये होता है उसके हिस्से में प्रॉफिट को ट्रांसफर करने का तरीका। फिर से बोल देता हूं, ठीक है। प्रॉफिट निकालने का तरीका टाइम बेसिस है। टाइम बेसिस पर सबसे पहले काम क्या करेंगे, हम लोग उसके हिस्से का प्रॉफिट निकालेंगे और फिर क्वेश्चन में ये चेक करेंगे कि क्या इन लोगों ने अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज किया है या नहीं किया है। अगर उन लोगों ने चेंज नहीं किया है तो हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, और अगर उन लोगों ने चेंज कर लिया है तो हम लिखेंगे गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जो हमारा डेथ वाला पार्टनर है उस पार्टनर की कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट को निकालते हैं। और जो आपका दूसरा तरीका होता है प्रॉफिट को फाइंड आउट करने का, वो होता है सेल्स बेसिस। किस बेस पर निकालते हैं, सेल्स बेसिस। इसमें हम प्रॉफिट को नहीं देखते हैं बल्कि हम सेल्स को देखते हैं। कहता है मान लीजिए क्वेश्चन में आपको क्लियरली क्या रखा होगा कि प्रीवियस ईयर की सेल्स के बेस पर आपको क्या करना है, जो रिटायर हो रहा है पार्टनर उसके हिस्से का प्रॉफिट निकालना है। तो आप इसमें करेंगे क्या, देखिए कहता है मान लीजिए पिछले साल हमारी सेल थी 6 लाख रुपए की और जो मैंने प्रॉफिट कमाया था वो कमाया था, इस सेल की वैल्यू जो रखी थी प्रीवियस ईयर के अंदर आपको गिवन होगी 6 लाख, और प्रीवियस ईयर में आपने जो प्रॉफिट कमाया सपोज कर लीजिए वो कमाया 1 लाख, ठीक है। या ये मान लीजिए आपने 1,50,000 का क्या कर लिया, प्रॉफिट निकाल लिया। तो आपने कितना परसेंट प्रॉफिट कमाया, आप देख सकते हैं परसेंटेज में निकालना है आपको। तो उसके लिए आपने जितना प्रॉफिट कमाया डिवाइड बाय सेल मल्टीप्लाई क्या होता है, 100 होता है। तो कितना आ गया, 25%। आपने कितना परसेंट प्रॉफिट कमाया, 25%। अब मान लीजिए जैसे वो 30 जून को मरा था, हम यहाँ पर टाइम बेसिस का यूज नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ सेल्स का यूज कर रहे हैं। जिस दिन वो 30 जून को मरा उस समय तक फर्म की जो सेल थी, मान लीजिए वो सेल केवल 2 लाख रुपए की थी, ठीक है। तो 2 लाख का 25%, क्योंकि 25% प्रॉफिट कमाया था आपने, तो 25% के अकॉर्डिंग आपकी जो 30 जून तक का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 50,000 रुपीज हो जाएगा। ये तीनों पार्टनर ए, बी और सी तीनों के हिस्से का प्रॉफिट है। अब इसमें से आपको सी का हिस्सा निकालना है। सी का शेयर था 2/10, तो सी के हिस्से का जो प्रॉफिट आता है वो आता है 10,000 रुपीज। क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट को फाइंड आउट कर सकते हैं। यही 2 तरीके हैं हमारे प्रॉफिट को निकालने के, जो कि आज हमें क्या करने हैं, इस क्वेश्चन के अंदर करने हैं, ठीक है। आप सीधे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 58 मैं आपको करके बताता हूं जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। कहता है ए, बी और सी पार्टनर्स हैं इन ए फर्म हुज बुक्स आर क्लोज 31 मार्च एवरी ईयर। 3 पार्टनर हैं जो अपनी बुक्स को 31 मार्च को हर साल क्या कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं। ए डाइड ऑन 30 जून 2018। ए 30 जून 2018 को क्या हो गया, मर गया। एंड अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट ऑफ द शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, of a deceased partner up to the date of death is to be calculated on the basis of average profit of last 5 years।
जब भी कोई पार्टनर मर जाता है तो उसके हिस्से का प्रॉफिट पिछले 5 सालों के एवरेज प्रॉफिट के बेस पर निकाला जाता है। क्लियर। तो नेट प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 ईयर्स हमारे को गिवन है। 2014, 15, 16, 17 में हमारा लॉस है और 18। जितने भी प्रॉफिट है आप उन सबको प्लस कर लेंगे और लॉस को माइनस कर देंगे। टोटल करने पर आपका जो प्रॉफिट आता है वो आता है 54,000। टोटल प्रॉफिट आता है आपका 54,000। हमको क्या करना है, पहले इसका एवरेज निकालेंगे। 54,000 को 5 से डिवाइड करने पर आपका जो प्रॉफिट आ जाता है वो आ जाता है 10,800। क्लियर। तो इसने क्या बोला है, ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। हमने एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया लास्ट 5 ईयर्स का। अब वो मरा कब है, 30 जून को वो मरा है। तो 30 जून तक का हम क्या करेंगे, 3 महीने का प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो 10,800 तो ये आपका 12 महीने का प्रॉफिट था, तो 3 महीने का प्रॉफिट हमने निकाल लिया, जिसकी वैल्यू आती है 2,700। और इसमें डेथ किसकी हुई है, इसमें डेथ हुई है हमारे ए की। और जिसमें ए का हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, इक्वल है। कुछ गिवन नहीं था तो हम क्या मानेंगे, इक्वल है। तो ए का प्रॉफिट आता है 2,700 का 1/3 कितना, 900 रुपीज। तो हमने क्या कर लिया, ए के हिस्से का प्रॉफिट निकाल लिया। बस यही चीज हमारे को क्या करनी है, नई सीखनी थी। क्लियर। अब हमारे को आगे पढ़ना है। नीचे लिखा हुआ है, कैलकुलेट ए शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ दैट एंड पास नेसेसरी एंट्री एज्यूमिंग देयर इज नो चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर। रिमेनिंग पार्टनर के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अगर कोई भी चेंज ना हो तो मैंने आपको बताया था प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल में 900 का प्रॉफिट क्या हो जाएगा, चला जाएगा। और फिर हम चलते हैं केस नंबर बी की तरफ। यहाँ क्या है, देयर इज ए चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स। न्यू रेशियो दे रखा है 3:2। तो जब नया रेशियो दे रखा हो तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले आप गेनिंग रेशियो निकालेंगे। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला न्यू रेशियो माइनस के ओल्ड रेशियो। बी कितना गेन कर रहा है, 4/15 और सी कितना गेन कर रहा है, 1/15। तो इस 900 को 4:1 के रेशियो में हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, जिसमें कि बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट यानी कि गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 जो डेथ वाला पार्टनर है उसके अकाउंट में क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 58 क्या हो गया है, पूरा हो गया है। क्लियर। अब आ जाइए आप दूसरे क्वेश्चन पे, इलस्ट्रेशन नंबर 60 की तरफ चलते हैं हम लोग। कहता है ऑन टर्नओवर और सेल्स बेसिस। अब आपको अपने सेल्स के बेस के ऊपर क्या करना है, प्रॉफिट को फाइंड आउट करना है। कैसे निकालेंगे देखिए, कहता है सारा, सीता एंड मीना वर पार्टनर्स इन ए फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। सारा डाइज ऑन 30 जून। सारा भी कब मरती है, 30 जून को मर जाती है, यानी कि 3 महीने के बाद। वेयर द फर्म क्लोज इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। फर्म 31 मार्च को बुक बंद करती है। तो जैसे ही 31 मार्च 2017 को बुक बंद की गई होगी, उसके 3 महीने के बाद क्या हुआ कि सारा की डेथ हो गई। सारा का हिस्सा कितना बनता है, 2/5 बनता है। आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, सारा रिप्रेजेंटेटिव, सारा का रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है जो सारा के मरने के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी को पाने का हकदार होगा, उससे बोलेंगे सारा रिप्रेजेंटेटिव वुड बी एंटाइटल्ड टू गेट शेयर इन द इंटरिम प्रॉफिट ऑफ द फर्म कैलकुलेटेड ऑन सेल्स बेसिस। यहाँ क्वेश्चन में क्लियरली कह रहा है जो प्रॉफिट आपको कैसे निकालना है, सेल्स बेसिस के ऊपर निकालना है। सेल्स एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर 2016-17 यानी कि प्रीवियस ईयर के अंदर सेल्स दे रखी है आपकी 6 लाख की और प्रॉफिट दे रखा है 1,80,000 का। क्लियर। तो सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर की क्या करेंगे, परसेंटेज निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, 1,80,000 डिवाइड में 6 लाख मल्टीप्लाई 100, 30% आपने क्या करा है, प्रॉफिट कमाया है। और फिर क्वेश्चन में आपको करंट ईयर की सेल गिवन होगी। जिस दिन सारा मरी है टिल द डेट ऑफ हर डेथ अमाउंट टू 1,20,000। उस समय तक सेल कितनी थी, 1,20,000। तो 1,20,000 का 30% सेल कितना हो गया, 36,000 हो गया। और 36,000 के अंदर हमारी जो सारा है, सारा का हिस्सा कितना बनता है, 2/5 यानी कि 14,400 रुपीज का अमाउंट बनता है। ठीक है। क्वेश्चन में क्या रखा है, कैलकुलेट सारा शेयर ऑफ इंटरिम प्रॉफिट, और सेकंड वन कहता है पास द एंट्री फॉर गिविंग सारा हर शेयर ऑफ इंटरिम क्लेम। नए रेशो के बारे में कुछ नहीं कह रखा है, तो कुछ नहीं कह रखा तो हमारा काम यहाँ खत्म हो गया। सारा का हिस्सा कितना बनता है, 14,400 का, जिसे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में डाल के सारा के कैपिटल अकाउंट में क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, टर्नओवर या सेल्स बेसिस के ऊपर
पार्टनर का क्या करेंगे, जो मर गया है उसके हिस्से का प्रॉफिट निकालेंगे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और आगे चलने के बाद हमारे को एक क्वेश्चन करना है इलस्ट्रेशन नंबर 75 का ए। लास्ट क्वेश्चन है आपके इस बुक के अंदर, इलस्ट्रेशन नंबर 75 का ए। 75 तक का आपका किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी जो टॉपिक है बिल्कुल सेम है, फिर भी अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप पूछ सकते हैं। अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 75 का ए टॉपिक करने जा रहे हैं। देखिएगा, कहता है ए, बी और सी पार्टनर्स हैं एक फर्म के अंदर जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। सी मर जाता है 30 जून 2016 को। आफ्टर ऑल द नेसेसरी एडजस्टमेंट हिज कैपिटल अकाउंट शोड ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ 70,600। कहता है सारी एंट्री को पूरा करने के बाद इन्होंने सी का हिसाब निकाले, टोटल बनता है 70,600। सी इज एग्जीक्यूटर, सी का एग्जीक्यूटर वो मतलब होता है क्योंकि सी तो मर चुका है तो सी की प्रॉपर्टी, जैसे हम लोग पहले उसका बैलेंस निकालते थे तो एक टू बैलेंस सीडी करते थे, यहाँ पर हम क्या करेंगे उसके सी के एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर, तो हमारी जनरल एंट्री पास हो जाएगी। सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी इज एग्जीक्यूटर अकाउंट। क्लियर है, तो उसको हमने 10,600 का तो क्या कर दिया, अमाउंट पे कर दिया ऑन 1 जुलाई 2016 को, यानी कि जिस दिन मरा उसके एक दिन के बाद ही। और तो बैलेंस है वो 3 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम 30 जून 2017। और उसका जो बाकी अमाउंट रह गया 70,600 बनता था, 10,600 को पे कर दिया, बाकी रह गया 60,000 का अमाउंट। उसे ठीक एक साल के बाद 3 इक्वली इंस्टॉलमेंट दी गई। एक साल की एक इंस्टॉलमेंट थी, 10% इंटरेस्ट के साथ में हमारे को पे करना है। और ये कहता है कि आपको यहाँ पर सी का एग्जीक्यूटर अकाउंट तैयार करना है और जो फर्म की बुक्स है वो कब क्लोज होती है, 31 मार्च को बंद हो जाती हैं। तो सिंपल है, आपको देखिए करना कैसे है, मैं एंट्री करके बता देता हूँ। आप सबसे पहले एंट्री जो करेंगे वो यहाँ लिखेंगे क्या, जैसे आप लोग सी का कैपिटल अकाउंट तैयार करते थे, ए बी सी तीनों का करते थे, मैं सी का तैयार कर रहा हूँ। सी का टोटल अमाउंट बनता है 70,600, जिसमें कि हमने उसे पेमेंट कर दिया बैंक से कितना, 10,600 का। और जो बाकी बैलेंस था, पहले वाले क्वेश्चनों में आप बैलेंस सीडी लिखते थे, लेकिन यहाँ हमारे को बैलेंस सीडी नहीं लिखना, बल्कि हमें क्या करना है, उसके मरने के बाद जो अकाउंट को पाने का अधिकार होगा उसको लिखेंगे सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। 70,600 में से 10,000 को लेस करने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट बचता है वो बचता है कितना, 60,000। क्लियर है, तो इसका हमारे को क्या करके दिखाना है, अकाउंट बना करके दिखाना है कि आप इसकी अकाउंट कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन में इसने यही पूछा हुआ है, यानी कि यहाँ हमारी एंट्री क्या पास हो गई, सीज जनरल एंट्री क्या पास हो गई, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। ठीक है, जिसमें हमने 70,600 क्या करने हैं, एग्जीक्यूटर को पे करने हैं। 10,000 हमने क्या कर दिया, पे कर दिया। जब मैं 10,000 पे करूंगा तो पे करने की जनरल एंट्री क्या लिखूंगा, डेबिट द रिसीवर सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट, और टू क्या लिखूंगा, बैंक अकाउंट। 10,600 मैंने क्या कर दिया, उसको पे कर दिया, और बाकी अमाउंट कितना रह गया, 60,000 का, वो मुझे क्या करना है, इंटरेस्ट के साथ में पे करना है। और जो पहली इंस्टॉलमेंट है वो कब पे करनी है, 30 जून को पे करनी है, ना कि 31 मार्च को इसने बोला है। तो 30 जून को जब पे करनी है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सी का एग्जीक्यूटर अकाउंट तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसमें सबसे पहली जनरल एंट्री आप क्या पास करेंगे, डेट वाइज चलनी है हमारी कोई एंट्री लेते हुए। इस तरीके से आप एक अकाउंट तैयार कर लेंगे। सी का क्या बन गया, ये एग्जीक्यूटर अकाउंट बन गया, जिसमें आप सबसे पहला कॉलम डेट का डालते हैं, दूसरा पर्टिकुलर का, फिर अमाउंट का, डेट का, पर्टिकुलर का, और फिर क्या डालेंगे, अमाउंट का। आपने 30 जून को ये एंट्री पास करी है तो आपने क्या लिखा, सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट तैयार कर रहे हैं, तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा, बाय
सीज कैपिटल अकाउंट जिसका अमाउंट बनता है 70,600 का, और आपने 1 जुलाई कब था ये अमाउंट 2016 को, यानी कि एक दिन के बाद जिस दिन वो मरा है हमने उसको पेमेंट कर दिया। क्या लिखूंगा, टू बैंक अकाउंट कितना अमाउंट पे कर दिया 10,600 का पे कर दिया, क्योंकि ये 30 जून है और हमारे को इसको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब पे करनी है, नेक्स्ट ईयर 30 जून 2017 को पे करनी है। लेकिन हमें क्या करना होता है, अकाउंट्स को क्लोज करना है, तो अकाउंट्स को क्लोज करने में 9 महीने बाकी हैं। आपने 70,600 में से 10,600 पे कर दिए, बाकी अमाउंट रह गया आपका 60,000। तो आपको इसके ऊपर क्या करना है, इंटरेस्ट भी पे करना है। उसके लिए आप एंट्री, जनरल एंट्री क्या पास करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन, या आप लिखेंगे इसके अंदर इंटरेस्ट की पेमेंट करते समय देखिएगा इंटरेस्ट की एंट्री, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। इस साल में 9 महीने बाकी और बचे हुए हैं, तो पहले 9 महीने का इंटरेस्ट लगेगा 60,000 का 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको क्वेश्चन में गिवन है, और 9 मंथ का पहले इंटरेस्ट निकालेंगे। तो ये आता है आपका 4,500 का आपका क्या आ गया, इंटरेस्ट का अमाउंट आ गया। तो आप इसमें क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू सीज एग्जीक्यूटर 4,500 का इंटरेस्ट पिछले साल का पेंडिंग रह गया, तो आप क्या लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट अकाउंट 4,500 रुपीज। तो अब आप इसके बाद क्या निकाल लेंगे, इसका बैलेंस सीडी निकाल लेंगे। साल खत्म हो गया 31 मार्च 2017 को, ठीक है। तो 31 मार्च 17 को आप इसका पहले बैलेंस निकालेंगे। बैलेंस निकालने के लिए आपने इन दोनों का टोटल कर लिया। टोटल करने पर जो आपका बैलेंस आता है वो आता है आपका 75,100। उसमें से अगर मैं 10,600 को लेस करता हूँ तो आपका आता है 64,500 का। फिर ये बैलेंस नेक्स्ट ईयर में जाएगा 1 अप्रैल 2017 को। आप क्या दिखाएंगे, बाय बैलेंस बीडी, कि मुझे सी के एग्जीक्यूटर को कितना अमाउंट पे करना है, 64,500 रुपीज पे करने हैं, ठीक है। और फिर हमें पे कब करना है, 30 जून 2017 को पे करना है पहली इंस्टॉलमेंट को। तो 1 अप्रैल से लेकर के 30 जून तक का 3 महीने का इंटरेस्ट और लगेगा, जो कि आपका मेन अमाउंट था कितना 60,000 था, उसके ऊपर लगेगा, ना कि 64,500 पे। 60,000 का 3 मंथ का 10% का जो इंटरेस्ट बनेगा वो बनेगा 1,500 का, और फिर आप उसे पे करेंगे। तो जैसे ही हमने ये एंट्री करी है, इसकी एंट्री एक और हमारे को इंटरेस्ट की करके दिखानी पड़ेगी जनरल, एक बार समझने के लिए। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट, जिसमें आपका अमाउंट बनता है 1,500 का, ठीक है। और फिर नेक्स्ट कॉलम के अंदर आप उसकी पेमेंट करेंगे। तो आप क्या लिखेंगे, सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जिसमें आपको पे कितना करना है 20,000 की तो इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट 4,500 प्लस 1,500, यानी कि टोटल पेमेंट आपको कितना करना है उसे 26,000 का। तो जब 26,000 का पे करेंगे तो आप कितना लिखेंगे इस तरीके से। और बाकी बैलेंस निकालने से पहले, क्योंकि 30 जून को पे करा है, 30 जून के बाद साल खत्म कब होगा हमारा, 31 मार्च 2018 को। तो 31 मार्च 2018 तक आपको पहले इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। 60,000 में से 20,000 आपने पे कर दिए, रिमेनिंग अमाउंट 40,000 का रह गया, जिसका इंटरेस्ट बनता है आपका 10% के हिसाब से 9 मंथ का, ठीक है। और इस तरीके से हम क्या करते जाएंगे, पेमेंट करते जाएंगे, और ये हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो ये आपको सभी क्वेश्चन इसी तरीके से करने हैं, और जब आप 75 तक क्वेश्चन कर लेंगे तो आपका ये टॉपिक भी क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है।